नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में क्रॉनिकल जो पतली वाली बुक है उसका अगला पार्ट देखेंगे और इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को और पर्यावरण से टॉपिक जो करंट अफेयर वाले टॉपिक हैं उनको हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इसमें हम लोग केवल सारे करंट अफेयर को नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे। पहला देखते हैं, नई खोज सिनेपिड एसिड से मधुमेह घाव उपचार में नई संभावना। 22 अक्टूबर 2025 को नागालैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिनेपिड एसिड को मधुमेह जनित घावों के उपचार, जैसे मधुमेह किसी को जो शुगर हो जाता है तो अगर उसको कोई घाव हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसी के उपचार के लिए सिनेपिड एसिड जो घाव के उपचार के लिए ये तो एक प्रभावी यौगिक के रूप में खोजा गया। यह प्राकृतिक यौगिक विभिन्न खाद्य पौधों में पाया जाता है और डायबिटिक फुट अल्सर जैसी जटिलताओं के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है। मुख्य तथ्य क्या है? सिनेपिड एसिड और कार्यप्रणाली। सिनेपिड एसिड एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो SIRTI मार्ग को सक्रिय करता है। यह मार्ग ऊतक मरम्मत, नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण और सूजन नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। शोध का निष्कर्ष क्या है? अध्ययन नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ। खुराक 20 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की कम खुराक और 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक प्रभावी रही। क्लिनिकल महत्व, यह खोज मौजूदा सिंथेटिक दवाओं की सीमाओं को दूर कर सकती है। सिनेपिड एसिड एक प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है जो संक्रमण और अंग विच्छेदन के जोखिम को घटा सकता है। सीधा पूछ सकता है कि सिनेपिड एसिड जो चर्चा में दवा है ये किसके लिए प्रभावी है, तो बताएंगे मधुमेह रोगियों के लिए या शुगर रोगियों के लिए। अगला करंट अफेयर है, चांग ई मिशन। चांग ई मिशन कहाँ का है? चीन का है। मिशन के नमूनों में दुर्लभ उल्कापिंड अवशेष खोजे। कौन किसने खोजे हैं? सीधा क्वेश्चन ये वाला दे सकता है आपको, किसने खोजा है, तो आप ये याद रखिएगा, चांग E6। 22 अक्टूबर 2025 को चीनी वैज्ञानिकों ने चांग E6 मिशन द्वारा चंद्रमा के पिंपलों की जांच में दुर्लभ CI कंड्राइट उल्कापिंड अवशेषों की खोज की पुष्टि की। शोध संस्थान गुंझाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री GIG के चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा अध्ययन PNAS में शोध में प्रकाशित नमूना संग्रह 2024 में चांग E6 अभियान द्वारा चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से 1935.3 ग्राम चंद्र नमूना वापस लाया गया। नमूने में अत्यल्प मात्रा के CI कंडेंस्ड जल एवं कार्बन पदार्थों से भरपूर उल्कापिंड जो साधारणतः सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। पृथ्वी पर इनका प्रतिशत मात्र 1% है। निष्कर्ष क्या है? चंद्रमा पृथ्वी मूल तंत्र में कार्बन युक्त कॉन्ड्राइट्स के टकराव इतिहास पहले की अपेक्षा अधिक प्राचीन क्षुद्रग्रह टकराव का प्राकृतिक अभिलेख है। CI कंड्राइट क्या है? यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षुद्रग्रह प्रकार है जो जल, कार्बनिक यौगिक और प्रोटोसौर नेबुला की आदिम सामग्री से भरपूर होता है। इनकी खोज सौर मंडल के आदिम इतिहास, जल एवं जीवन की उत्पत्ति और ग्रहों के बीच सामग्री स्थानांतरण के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण है। अगला है, ओपन AI का चैट जीपीटी एटलस ब्राउजर लॉन्च किया गया है। ये क्या है? चैट जीपीटी एटलस। 22 अक्टूबर 2025 को ओपन AI ने चैट जीपीटी एटलस नामक एक नया वेब ब्राउजर लॉन्च किया जिसे गूगल क्रोम का सीधा प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। चैट जीपीटी एटलस क्या है? यह एक पूर्ण विशेषताओं वाला वेब ब्राउजर है जिसमें चैट जीपीटी को सीधे ब्राउजिंग अनुभव में जोड़ा गया है। उपयोगकर्ता किसी भी वेब पेज का पर बिना टैब बदले AI से संवाद कर सकते हैं। बिल्ट इन मेमोरी, यह सुविधा ब्राउजिंग संदर्भ और पिछली इंटरैक्शन को याद रख सकती है। उपयोगकर्ता इन्हें कभी भी हटा एवं संग्रह कर सकते हैं। एजेंट मोड, यह स्वचालन उपकरण है जो शोध, योजना और शेड्यूलिंग
जैसे कार्य उपयोगकर्ता की ओर से कर सकते हैं। एआई एजेंट आधारित एआई प्रणाली। एजेंट आधारित एआई सिस्टम ऐसे मॉडल होते हैं जो उपयोगकर्ताओं की ओर से स्वायत्त डिजिटल कार्य कर सकते हैं। ये सिस्टम कार्यों को समझकर स्वतः निर्णय लेते और उन्हें निष्पादित करते। उदाहरण स्वरूप शोध करना, योजना बनाना या शेड्यूल तैयार करना। यह तकनीकी एआई को केवल संवादात्मक उपकरण से आगे बढ़ाकर एक सक्रिय डिजिटल सहायक में परिवर्तित करती है। अगला है अस्थि सुस्थिरता रोग। जो है इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस रोग की रोकथाम हेतु आयुष मंत्रालय की आयुर्वेदिक पहल। क्या है यह आयुर्वेदिक पहल? 20 अक्टूबर 2025 को आयुष मंत्रालय ने विश्व अस्थि सुस्थिरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थि सुस्थिरता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है के अवसर पर वृद्धजनों, रजनोवृत्त महिलाओं ने अस्थि सुस्थिरता से बचाव के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के बचाव के लिए आयुर्वेद आधारित जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। उद्देश्य संतुलित पोषण, हल्की शारीरिक गतिविधियां और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से हड्डियों का स्वास्थ्य मजबूत बनाना। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इसे अस्थि सुशिर कहा जाता है। यह वात दोष के बढ़ने से होता है। औषधियां CCRAS के तहत लच्छा गुगलू, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता सुक्ति, भस्म जैसे दवाओं का वैज्ञानिक परीक्षण जारी है। जीवन शैली सुझाव रसायन चिकित्सा के अंतर्गत औषधीय मालिश, योगासन जैसे त्रिकोणासन, वृक्षासन और भुंजासन को नियमित करना। ऑस्टियोपोरोसिस रोग एक दीर्घकालिक अस्थि रोग है जिसमें अस्थियां कमजोर, भंगुर, फ्रैक्चर के लिए संवेदनशील हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, हार्मोनल बदलाव तथा उम्र बढ़ने से उत्पन्न होती है। अगला करंट अफेयर है भारत का पहला स्वदेशी प्रतिजैविक। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रतिजैविक कौन सा है? तो आप याद रखिएगा नाइट्रोमाइसिन। हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सीधा एग्जाम में ये वन लाइनर में पूछ सकता है कि पहला स्वदेशी प्रतिजैविक कौन है। तो 19 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत ने पहला स्वदेशी प्रतिजैविक नाइट्रोमाइसिन विकसित कर लिया है। भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग और वाक हार्ट्स फॉर्म कंपनी के सहयोग से पूर्णतया भारत में विकसित और क्लिनिकल रूप से सत्यापित है। ये विशेष रूप से एंटीबायोटिक रोग रोधक श्वसन संक्रमण पर प्रभावी कैंसर और मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है। ये दवा जो है इतने संक्रमण प्रभावी कैंसर या मधुमेह रोगियों के लिए प्रभावी है। अनुसंधान मॉडल उद्योग अकादमिक भागीदारी की सफल मिसाल भारत की दवा अनुसंधान क्षमता को वैश्विक मंच पर बढ़ाना है। हीमोफीलिया के लिए स्वदेशी जीन थेरेपी की सफलता न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित। भविष्य योजना भारत ने अब तक 10,000 मानव जीनोम अनुक्रमण पूरे किए हैं। लक्ष्य 10 लाख तक वृद्धि करना है। अगला करंट अफेयर है चंद्रयान-2 द्वारा कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्र प्रभाव का पहला अवलोकन किया गया है। 19 अक्टूबर 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान-2 के CHACE-2 उपकरण ने 10 मई 2024 को हुए सौर कोरोनल मास इंजेक्शन के चंद्रमा पर प्रभाव का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। CME की घटना के दौरान चंद्र एक्सोस्फीयर में दाब और न्यूट्रल परमाणु घनता में 10 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज हुई। उपकरण क्या है? CHES-2 चंद्रमा एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 एक न्यूट्रल गैस मास एक्सट्रोमीटर है जो चंद्रमा के अत्यंत पतले वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करता है। चंद्रयान-2 8 वैज्ञानिक पेलोड है। विक्रम लैंडर से संपर्क टूटने के बाद भी ऑर्बिटर अब तक सक्रिय है। कोविड वैज्ञानिक अनुसंधान यह अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ जो भविष्य के चंद्र मिशनों के डिजाइन और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्थिर तथ्य कोरोनल मास इंजेक्शन या सूर्य के कोरोना से उत्सर्जित प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्र विस्फोटक प्रभाव होता है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम के आयन होते हैं।
अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय पोषण अभियान 2025 देहरादून में संपन्न। सीधा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून में। 2025 वाला 16 अक्टूबर 2025 को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित हिमालयन कल्चरल सेंटर में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का समापन हुआ, जिसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि रही। उद्देश्य क्या है इसका? सामुदायिक भागीदारी, व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत का लक्ष्य। उद्देश्य याद रखिएगा, सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत, और लक्ष्य प्राप्त करना रहा है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित हुआ। किसके अंतर्गत संचालित हुआ? मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0। थीम क्या थी? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। इसका थीम जो था स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, ये जरूर याद रखिएगा। थीम के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। 2018 से अब तक 140 करोड़ से अधिक गतिविधियां संपन्न हुई हैं। किशोरियों को महालक्ष्मी किट वितरित की गई तथा मिशन शक्ति चैंपियनों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में सीधा योजना में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ? वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार की प्रमुख पहल है। किसने? भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य कुपोषण, एनीमिया, अवरोधित विकास और कम वजन की समस्या को समाप्त करना है। अडानी गोड्डा पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड को झारखंड स्थित 1600 मेगावाट गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दी है। यह कनेक्शन कहलगांव ए मैथन बी 400 केवी लाइन पर लाइन इन लाइन आउट व्यवस्था से किया जाएगा। प्लांट की पृष्ठभूमि, गोड्डा प्लांट मुख्यतः बांग्लादेश को बिजली निर्यात हेतु स्थापित किया गया था। अब सीधा पूछ सकता है कि कौन सा प्लांट बांग्लादेश को बिजली निर्यात के लिए स्थापित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, गोड्डा पावर प्लांट। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन? क्योंकि आज के टाइम में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, खासकर बांग्लादेश चर्चा में है भारत को लेकर, तो ये करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना जरूर याद रखिएगा। सरकारी आदेश क्या है? 29 सितंबर 2025 को विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के तहत आदेश जारी कर एपीएल को भारतीय तार अधिनियम 1885 जैसी शक्तियां प्रदान की। प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन गोड्डा जिले की 56 गांवों गोड्डा और पोरियाहाट तहसील से होकर गुजरेगी। अनुमोदन अवधि, यह मंजूरी 25 वर्षों के लिए मान्य होगी और इसके लिए रेलवे, राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, रक्षा एवं पर्यावरणीय मंजूरियां आवश्यक होंगी। लाइन इन लाइन आउट व्यवस्था, लाइन इन लाइन आउट व्यवस्था एक ट्रांसमिशन तकनीक है जिसमें मौजूदा उच्च वोल्ट लाइन से नई लाइन को जोड़कर बिजली आपूर्ति की जाती है। इससे बिना नई लंबी लाइन बिछाए किसी पावर प्लांट या सब स्टेशन को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। यह लागत और समय की बचत के साथ ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाती है। अगला है शनि से परे काइरोन के चारों ओर विकसित होता रिंग सिस्टम। अभी भारत सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में शनि ही ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ रिंग बना हुआ है। 16 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित शोध के अनुसार साल 2023 में हुई नई खोजों से पुष्टि हुई कि शनि और यूरेनस के बीच घूमने वाले छोटे जलमय पिंड काइरोन B60 काइरोन के चारों ओर एक जटिल और विकसित हो रहा रिंग सिस्टम, मतलब ये जो पिंड घूम रहा है इसके भी चारों तरफ रिंग सिस्टम विकसित हो रहा है, खोज में पता चला है। काइरोन की कक्षा सौरमंडल में शनि और यूरेनस के बीच स्थित है। व्यास लगभग 200 किलोमीटर है। कक्षा अवधि 50 वर्ष। अवलोकन क्या है? ब्राजील के पिको दोस दियास ऑब्जर्वेटरी तथा 2011, 2018, 2022 के पूर्व आंकड़ों से मिलाकर 2023 के प्रेक्षण से 4 मुख्य रिंग का पता चला। 3 सघन रिंग एवं 1 फैली हुई रिंग। रिंगों में मुख्य रूप से जल, बर्फ और मुख्य कुछ चट्टानों के कण। बाहरी रिंग में स्थिरता अभी शोध का विषय है। खगोलीय महत्व, काइरोन साइक्लोहाउमिया
क्वाओर के बाद चौथा छोटा सौरमंडलीय पिंड है जिसके चारों ओर रिंग देखी गई। पहली बार किसी सेंटोर चारों ओर विकसित होती रिंगें वास्तविक समय में देखी गई हैं। सीधा पूछ सकता है कौन सा पिंड है, उसका नाम काइरोन है, जिसके चारों तरफ रिंग अभी हाल ही में विकसित हो रहा है और किसके किसके ग्रह के बीच में पाया जाता है, शनि और यूरेनस के बीच में। आगे देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ करंट अफेयर के टॉपिक। तो पहला टॉपिक है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2025 भारत का 9वां स्थान। 23 अक्टूबर 2025 को बाली इंडोनेशिया में खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट में भारत को कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। वन के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका कहाँ पे हुआ? बाली इंडोनेशिया में। भारत की स्थिति, कुल वन क्षेत्र लगभग 72.73 मिलियन हेक्टेयर, पिछले आकलन में 10वें स्थान से सुधार हुआ है। वार्षिक वृद्धि, भारत वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में तीसरे स्थान पर है। एग्रो फॉरेस्ट 91 देशों में 55.4 मिलियन हेक्टेयर की भूमि में भारत और इंडोनेशिया मिलकर 70% हिस्सेदारी रखते हैं। केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत है। वैश्विक परिदृश्य, विश्व के वन लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं, कुल भूमि का 1/3। वनोन्मूलन, वैश्विक दर में कमी आई है परंतु अभी भी प्रति वर्ष 10.4 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो रही है। प्रबंध, विश्व के आधे से अधिक वन दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं के तहत और लगभग 20% संरक्षित क्षेत्रों में आते हैं। शीर्ष देश, रूस प्रथम में है, उसके बाद ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन है। अगला है 2035 तक सतत ईंधन उपयोग में 4 गुना वृद्धि का IEA का अनुमान। 20 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी रिपोर्ट डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवे टू 2035 जारी की, जिसमें अनुमान लगाया गया कि वर्तमान घोषित नीतियों व निवेश प्रोत्साहन के आधार पर 2035 तक वैश्विक सतत ईंधन उपयोग 4 गुना बढ़ सकता है। यह रिपोर्ट ब्राजील की COP30 अध्यक्षता से पूर्व प्रकाशित हुई। COP30 की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में हुई। ईंधन प्रकार, वर्तमान योगदान, सतत ईंधनों में बायोफ्यूल, बायोमास, लो एमिशन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आधारित सिंथेटिक ईंधन शामिल है। ये प्रतिदिन 25 लेवरल तेल की मांग घटा रहे हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? तरल बायोफ्यूल वैश्विक परिवहन ऊर्जा मांग को 4% पूरा करते हैं। बायोगैस और हाइड्रोजन अभी प्रारंभिक चरण में है। अगला है, आगे है, तरल बायोफ्यूल उपयोग का लगभग 80% ग्रीन हाउस मानकों के अंतर्गत आता है। आर्थिक और पर्यावरण लाभ क्या है? व्यापक उपयोग से 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश संभव। 2035 तक 20 लाख रोजगार सृजित हो सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और विविध आय स्रोत का उपयोग होगा। क्षेत्रीय परिदृश्य, 2035 तक सड़क परिवहन की 10%, विमानन की 15% और शिपिंग की 35% ईंधन मांग सतत ईंधनों से पूरी हो सकती है। 2030 के बाद उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में लो एमिशन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ेगा। अगला है वारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य है कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। काले हिरण का पुनर्जीवन, बानरवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके काले हिरण की संख्या को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई, जो भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। 2021 से 26 के 5 वर्षीय कार्यक्रम के तहत काले हिरण को उनके प्राकृतिक आवास में लौटाने की पहल है। कुल 77 काले हिरण स्थानांतरित किए गए 50 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से और 27 कनन पेंडारी प्राणी उद्यान से। तो ये कहाँ है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में और कनन पेंडारी प्राणी उद्यान कहाँ है? बिलासपुर में। संख्या पुनर्प्राप्ति, 1970 के दशक में शून्य संख्या के बाद अब बानरवा बरनवा पारा में लगभग 190 काले हिरण मौजूद हैं।
भविष्य विस्तार, ये इस मॉडल को गोमरथा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? गोमरथा वन्यजीव अभ्यारण्य रायगढ़, जैसे अन्य घास पारिस्थितिक तंत्रों में लागू करने की योजना है। काला हिरण, काला हिरण भारत की घास पारिस्थितिक तंत्र का प्रतीक प्राणी है। यह मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा नेपाल में पाया जाता है। इसके प्रमुख पर्यावास में बेल बेलावदार ब्लैक बक अभ्यारण्य कहाँ है? ये गुजरात में है। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है और ताल छपरा राजस्थान में शामिल है। मध्य प्रदेश में बाघों का अंतरराज्यीय पुनर्वास। 17 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वन्य जीव बोर्ड की 30वीं बैठक में एक बाघ और 9 बाघनियों को ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुनर्वास करने की योजना को मंजूरी दी है। कहाँ कहाँ? ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। पुनर्वास का उद्देश्य क्या है? कम जनसंख्या वाले अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या बढ़ाना, भारत के वन्य जीव संरक्षण नेटवर्क को सुदृढ़ करना। प्रारंभिक तैयारी, राज्यों से बाणों, शिकार प्रजातियों, जल संसाधनों, रेडियो कॉलर और मानव हस्तक्षेप की स्थिति पर विवरण मांगा गया है। अनुमोदन, मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्वीकृति के बाद योजना को राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई। स्रोत अभ्यारण्य बाघों को कान्हा, बांधवगढ़, पेंच टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा, जहां बाघ जनसंख्या स्थिर और बढ़ती हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार की एक प्रमुख संरक्षण योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को हुई। देश भर में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व को कवर करती है। तफ्तान ज्वालामुखी, याद रखिएगा, ये तफ्तान ज्वालामुखी 7.1 लाख वर्षों बाद सक्रिय के संकेत दिए। कितने वर्षों बाद? 7.1 लाख वर्ष के बाद तफ्तान ज्वालामुखी सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। 17 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित उपग्रह आंकड़ों से पता चला कि दक्षिण ईरान, कहाँ पे है ये? ईरान में है। तफ्तान ज्वालामुखी कहाँ पे है? ईरान में है, जिसे अब तक विलुप्त माना जाता था, पुनः सक्रियता के संकेत दिखा रहा है। मतलब अब 7.1 लाख वर्ष पुराना है, तो इसको विलुप्त मान नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब इसमें भी फिर सक्रियता दिख रही है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है? तफ्तान एक स्तरीय ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3940 मीटर है। यह दक्षिण पूर्व ईरान में स्थित और अरब महासागरीय क्रस्ट के यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने से बने पर्वतीय समूह का हिस्सा है। हालिया अवलोकन क्या हुआ? जुलाई 2023 से मई 2024 के बीच ज्वालामुखी की चोटी के पास भूमि 9 सेंटीमीटर ऊपर उठी। यह भूमिगत गैस दबाव में वृद्धि का संकेत है। स्थानीय रिपोर्ट, 2023 में स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया ने खास शहर 50 किलोमीटर दूर तक गैसीय उत्सर्जन दर्ज किए। इसके बाद उपग्रह डेटा से भूमि के उठाव की पुष्टि की। वैज्ञानिक निष्कर्ष क्या है? वैज्ञानिकों ने तफ्तान को अब विलुप्त नहीं बल्कि सुप्त ज्वालामुखी के रूप में वर्गीकृत किया। दबाव बढ़ने से भविष्य में गैस उत्सर्जन या विस्फोट संभावना है, हालांकि तत्काल कोई विस्फोट आसन्न नहीं है। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। तफ्तान ज्वालामुखी जो चर्चा में रहा है अभी, ये किस देश में है? तो ईरान में है। ईरान में कहाँ? दक्षिण ईरान में है। अगला है मारकंडा नदी प्रदूषण पर एनजीटी की रिपोर्ट। अब मारकंडा नदी है कहाँ, ये भी देखते हैं। 15 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा तथा सिरमौर के उपायुक्त ने मारकंडा नदी में प्रदूषण पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया। यह निर्देश औद्योगिक अपशिष्ट से नदी के प्रदूषित होने की शिकायतों के बाद किया गया। एनजीटी के निर्देश, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नदी में गिरने वाले नालों की संख्या और स्थिति पर रिपोर्ट देनी होगी। तो मुख्यतः कहाँ बहती है? हिमाचल प्रदेश में। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी से जुड़ाव और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज अनुपालन की स्थिति बतानी होगी। अपशिष्ट और सीवेज संबंधी चिंता, जज ने सभी सीवेज डिस्चार्ज बिंदुओं पर सैंपलिंग का आदेश दिया। यदि अपशिष्ट पाया जाता है तो बोर्डों को कारण बताना और सुधारात्मक उपाय सुझाना होगा। याचिका की पृष्ठभूमि, यह कार्यवाही 2022 में धर्मवीर द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें काला अब की औद्योगिक इकाइयों पर नदी प्रदूषण का आरोप
लगाया गया था। मार्कंडेय नदी, यह नदी घग्गर की सहायक है। किसकी सहायक है? घग्गर की सहायक है, जो शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हरियाणा से होकर बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में भी ये बहती है, मार्कंडा नदी। यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और स्थानीय कृषि व आजीविका का आधार है। किस पहाड़ी से निकलती है? शिवालिक पहाड़ी से ये निकलती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में हुआ है। सीधा पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु की गई थी। यह पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निपटारा करता है और प्रभावी लोगों को राहत व मुआवजा प्रदान करता है। अगला है भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी गणना जनसंख्या में गिरावट का आकलन। पहली बार डीएनए आधारित जनगणना की गई है किसकी? हाथी की, और इसमें गिरावट का आकलन आया है। 15 अक्टूबर 2025 को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट, कब हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट? 1992 में, अंतर्गत जारी रिपोर्ट में भारत में हाथियों की संख्या 22,446 दर्ज की गई, जो 2017 की तुलना में 25% कम है। कितना? 25% कम है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है। डीएनए आधारित तकनीक बाघों की गणना में प्रयुक्त मार्क रिकैप्चर पद्धति के माध्यम से 4,065 हाथियों की डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई। डेटा संग्रह 1,88,030 ट्रेल्स पर 6.66 लाख किलोमीटर दूर तय की गई 3.1 लाख मल प्लाट्स की जांच और 21,056 प्रतिदर्श एकत्र किए गए। क्षेत्रीय विवरण: कर्नाटक 6,013, असम 4,159, तमिलनाडु 3,136, केरल 2,785, उत्तराखंड 1,792 और उड़ीसा 912। गिरावट पश्चिमी घाट, कहाँ कहाँ गिरा? पश्चिमी घाट 11,934, 2017 में कितना था? 14,587 था। उत्तर पूर्व में 6,000, इसमें कितना है? 559, और 17 में कितना था? 10,139। मध्य भारत में 1891, लेकिन 2017 में कितना था? 3,128। ये आंकड़ा चिंता का विषय है कि बहुत सारे हाथियों की संख्या घट गई है। खतरे और संघर्ष: मध्य भारत में हाथियों की संख्या 10% से कम, लेकिन 45% मानव मृत्यु इन्हीं क्षेत्रों में। आवास विखंडन और मानव हाथी संघर्ष प्रमुख कारण है। अगला है भारत के 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब का दर्जा दिया गया है। 10 अक्टूबर 2025 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु के बीओ चिदम्बरम पोर्ट और उड़ीसा के पारादीप पोर्ट को औपचारिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। उद्देश्य क्या है इसका? राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना चाहता है। चयन का कारण: ये पोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारी उद्योगों के प्रमुख केंद्र हैं। इकोसिस्टम विकास, उत्पादन, स्टोरेज, सप्लाई और निर्यात का एकीकृत ढांचा हाइड्रोजन वैली क्लस्टर मॉडल के तहत उपयोग, अनुसंधान सहयोग, निवेश आकर्षण और तकनीकी नवाचार है। दीनदयाल पोर्ट जुलाई 2025 में देश का पहला 1 मेगावाट पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ, जो पूर्णतः मेक इन इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर तकनीक से संचालित है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार ने 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। कब शुरू किया? 2023 में, जिसका लक्ष्य है 2030 तक भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। अगला है CREA रिपोर्ट में वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर। वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर 10 अक्टूबर 2025 को सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसका CREA का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इंडो गंगेटिक मैदान के शहरों की PM 2.5 सांद्रता का विश्लेषण किया गया। वाराणसी IGP के 17 शहरों में सबसे कम PM 2.5 सांद्रता के साथ शीर्ष स्थान पर है। सिलीगुड़ी और प्रयागराज दोनों शहर समान रैंक पर दूसरे स्थान पर हैं। कोलकाता तीसरे स्थान पर पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण सीमा पार वायु प्रदूषण से प्रभावित। गाजियाबाद
आईजीपी का सबसे प्रदूषित शहर, आईजीपी का सबसे प्रदूषित शहर, उच्च मानव गतिविधियां और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां कारण है इसका। राष्ट्रीय स्तर, करवार, कर्नाटक सबसे स्वच्छ शहर, राष्ट्रीय स्तर पर करवार सबसे स्वच्छ शहर है। नंदेसरी गुजरात में सबसे निम्न स्तर पर है, दर्ज किया गया, और दिल्ली को 28वां स्थान मिला है। वायु प्रदूषण और पीएम 2.5, वायु प्रदूषण में ठोस, द्रव, गैस, ध्वनि और रेडियोधर्मी तत्वों की हानिकारक सांद्रता शामिल होती है। इनमें कणीय पदार्थ सबसे खतरनाक माने जाते हैं। कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। घड़ियाल ग्रीन स्टेटस असेसमेंट आईयूसीएन द्वारा पहली वैश्विक रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन ने घड़ियाल की पहली ग्रीन स्टेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की, जिसमें गंभीर रूप से क्षीण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चंबल नदी जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, घड़ियालों का अंतिम प्रमुख आश्रय स्थल है। सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? चंबल नदी पे। यहाँ कई हजार घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी किस जीव के लिए प्रसिद्ध है बताएंगे? घड़ियाल के लिए। प्रजनन स्थल 1979 में स्थापित चंबल अभ्यारण्य वन में घड़ियालों की प्रजनन योग्य संख्या वाला एकमात्र स्थल है। प्रजनन योग्य स्थल वाला कहाँ है? एकमात्र जो चंबल अभ्यारण्य है। यह गंगा डॉल्फिन और रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल का भी संरक्षण करता है। संख्या आंकड़े, वर्तमान में वन में लगभग 681 वयस्क घड़ियाल हैं, जिसमें 80% चंबल नदी में है। WWF इंडिया के अनुसार केवल 0.5% युवा घड़ियाल की वयस्क अवस्था तक पहुंचते हैं। ऐतिहासिक ह्रास 1970 के दशक तक यह प्रजाति अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के 98% हिस्से से विलुप्त हो चुकी थी। प्रमुख कारणों में बालू खनन, शिकार, अंडों का संग्रह और बांध निर्माण शामिल है। मूल्यांकन प्रणाली आईयूसीएन ग्रीन स्टेट पारंपरिक रेड लिस्ट से भिन्न है। यह विलुप्त जोखिम के बजाय पारिस्थितिकीय पुनर्प्राप्ति की दिशा में प्रगति का आकलन करता है। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।